ठीक है, तो लैंथेनम और हाफनियम के बीच में ये 4f के 14 एलिमेंट्स रहते हैं, एंड एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में ये 5f के 14 एलिमेंट्स लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपको कहूं तो आपको देखना वहां पे ये रदरफोर्डियम के बाद क्या क्या है, ये मुझे भी याद नहीं है, बट आपको वहां पे मिला होगा शायद, देख लो। उसके बाद एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अगर आपको कुछ चाहिए कुछ भी, तो उसके बाद हमें पर्टिकुलर नाम वगैरह ये भी जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। जिरकोनियम हाफनियम से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी दे देते हैं ऑस्मियम का, आप कंफ्यूजन लिखो कहा जाएगा, थोड़ी बहुत चाहिए आपको। यहाँ पे क्या क्या है आप एक बार देख के भर सकते हो। ठीक है दीपाली, आपको भेज दिया मैंने। यस मैम। ठीक है, क्लियर ना? तो आप इसको, ये है 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज के एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा बताती हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर का भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा मुझे बताओगे, स्कैंडियम का 21 से स्टार्ट होता है, इजंट इट? स्कैंडियम का 21 से स्टार्ट होता है, चेक करो आपके पास पीरियड टेबल है। यस मैम। ठीक है, जिंक का क्या है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 30 पे खत्म हो रहा है। 30 पर। बताओ वाइट्रियम का क्या है, वाइट्रियम का क्या एटॉमिक 36 नंबर? वाइट्रियम 39 39 वहां पे 6 जाएगा और यहाँ पे 2 जाएगा, ठीक है 39। बताओ कैडमियम का कहाँ पे एंड हो रहा है? 48 48 पक्का? अच्छा यस मैम। लैंथेनम का 58 है 57 57 सॉरी 57, क्योंकि यहाँ से 58 से 70। 4f का जो आता है ना, ये 58 से लेके 71 तक जाता है। 57 के बाद 58 से लेके 71 तक यहाँ पे जाता है, तो हाफ नंबर कितना बनेगा? 72 बनेगा ना। लैंथेनम का 57 है, 57 के बाद 58 से लेके 71 तक ले लेता है 4f, और उसके बाद 71 के बाद हाफनियम का आएगा 72, और 72 ऑनवर्ड्स इसका क्या जा रहा है देखो, मुझे बताओ। 80 मर्क्यूरी का 80, यस यस, क्लियर ना? ओके अच्छा अब आप मुझे बताओ, एक्टिनम का कितना दिखा रहा है? ये आ जाएगा आपका 89 89, यस 89 इज एक्टिनम। और 89 के बाद क्या होगा? 5f में चलना है हमें। 5f का जो होगा वो 90 से लेके 103 तक जाएगा, या 102 तक, एक बार देखो तो 103 तक जाएगा। 14 है ना, 14 है ना, ठीक है 14 है, 14 रहेगा ना, तो ये 14 नहीं है। 103 माइनस 90 करोगे तो आपको 90 तो नहीं, इसको तो आपको लेना पड़ेगा, इंक्लूड करोगे, ये पूरा यस जाएगा मैम। तो 40 एलिमेंट्स है। 89 एक्टिनम का रहेगा, उसके बाद 90 से थोरियम से लेके ये लास्ट वाला जो 103 यहाँ तक जाएगा 5f में, और उसके बाद इसका क्या होगा? रदरफोर्डियम का 104 104, ये 103 है तो ये 104 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा भरेगा, और इसका क्या बनेगा बताना? 112 112। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अगर चाहो तो इसको भी देख सकते हो, तो हमें मैं थोड़ा आपको लेके चलती हूँ, 3D में चलती हूँ। 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, तो इसको तो लर्न ही कर लेना बच्चे। 27 है, 28 है, 29 है और 30। अब आपको मैं एक एक करके इसके प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, कि प्रॉपर्टी की अगर बात चलती है तो थोड़ा आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखो, आपको इन सब की पहले 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए आपको। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आपको एक जस्ट पूरी करो, प्रॉपर लिखने है, छोटा छोटा करके लिखो, एकदम शॉर्ट शॉर्ट करके, 1 लाइन का आंसर आप लोग उस तरीके से आप जाओ तो बेटर हो, नहीं तो ये काफी वास्ट हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ
नाम को लिखो प्रॉपर्टी। बाकी क्वेश्चन से जब करवाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एटॉमिक साइज में चलते हैं, थोड़ा यहीं से बता दूंगी, आप थोड़ा समझ जाना चीजों को। जैसे कि स्कैंडियम का लो, स्कैंडियम का क्या होता है 21, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे बताना। यस, क्या हो जाएगा स्कैंडियम का अगर हम लेंगे तो आर्गन आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3d1 आएगा। चेक कर लो एक बार, स्कैंडियम 21 का यही होता है ना, 3d सीरीज में है ये, 3d सीरीज का पहला एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा आर्गन है 4s2 3d1 होगा ना, ठीक है। अच्छा Yes, ma'am. डी में एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही चुका है, डी ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल होता है ना डी का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही चुका है। अब आप चलो टाइटेनियम में चलो, थोड़ा सा आप इसको ना समझ जाओ चीजों को। 22 क्या हो जाएगा बच्चे, आर्गन हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इस ऑर्बिटल में, आपके आ गए इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। आप थोड़ा सा इसको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ऐसे केसेस में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहे हैं, है खाली यहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर पहले इलेक्ट्रॉन 21 था, फिर 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा न्यूक्लियस के अंदर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। उसके बाद आप वेनेडियम ले लो, वेनेडियम का क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, होगा नहीं। क्रोमियम का क्या हो जाएगा 3d4 तो नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम का, आपको पता है 4s1 एंड 3d5 हो जाएगा क्रोमियम के लिए, ठीक है। ये हो गया क्या, मैं रब कर लूं क्या ये वाला, Yes, देख लो हम तास्विक अभी क्लास क्लास कितने है बजे? तुम्हारी नहीं। अच्छा मैम वीडियो मैं पॉज कोड हुई। पढ़ा देती हूँ, मैं प्रॉपर्टीज वगैरह मुझे बताना। पॉज हो गई है, वीडियो पॉज हो नो गई है, मैम, ठीक है। ठीक है ना। हाँ ये अर्पित का थोड़ा सा हो गया होगा, देख लो अगर आप चाहते हो अभी मैं रात को 10 बजे रखूं, पॉसिबल है तो मुझे बताओ। 10:20 मैम. 10 o'clock मैम अभी पढ़ा दो आप. नहीं, इसकी क्लास है ना ये, सात्विक की क्लास है। अच्छा मैम सात्विक, बाकी की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वो रिकॉर्डिंग देखते हो कि नहीं देखते हो, मैम देख लेते। देख लेते हो ना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो करवाऊंगी वैसे भी, अगर तुम थोड़ा रिकॉर्डिंग देख भी लोगे ना तो मैं बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी तुम्हें, जब रिवीजन करेंगे ऑफलाइन आओगे जनकपुरी में तो मैं बता दूंगी तुम्हें, ओके मैम। ठीक है। आधे घंटे की है, 15-20 मिनट के बाद छुट्टी करूंगी, थोड़ी प्रॉपर्टी बता के, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी अगर बताऊं तो एक ही साथ बताऊं तो बेटर होता है, लंबी क्लास देके सारे प्रॉपर्टी लिख दो तो बेटर होता है थोड़ा सा। अभी आज इनको प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगी सात्विक में, अभी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अभी खाली इनको मैं ये बताऊंगी थोड़ा कंफर्टेबल कराने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन में कैसे चेंजेस आते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी का कॉन्फ़िगरेशन जिन तक मैं इनको थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद छुट्टी कर दूँ, ठीक है ना। ओके मैम, फिर ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन उनको सिखा देती हूँ ताकि उनको कंफर्टेबल हो जाएंगे बच्चे। हाँ तुम लीव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। हाँ तो मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ आपको, 3D में कैसे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होता है, आप देखिए। टाइटेनियम का 22 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। फिर वेनेडियम का चलेंगे 23, क्या चेंजेस होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ज्यादातर यहाँ पे कोई चेंज तो होगा नहीं, 4s2 3d3 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज तो नहीं होगा, खाली क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इजंट इट, ठीक है। अभी तक पेयरिंग स्टार्ट हुई है क्या, पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, खाली इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल में, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अच्छा और क्या दूसरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, Increase. छोटा होता है, धीरे धीरे साइज पहले यहाँ तक
साइज जो है वो पहले घट जाएगा। क्यों घटेगा? यहां से लेके क्रोमियम तक साइज, या मैंगनीज तक अगर आप कहो तो साइज थोड़ा घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, खाली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जब बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है तो ये सबको अंदर की तरफ खींचने लगता है। ये पावरफुल हो जाता है न्यूक्लियस, ज्यादा प्रोटॉन हो जाएगा तो सबको अंदर की तरफ जब खींचेगा तो साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। पता है ना? यस मैम। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ क्रोमियम में। चलो 24 आर्गन है, बताओ क्या होना चाहिए क्रोमियम के लिए? क्या होता है क्रोमियम के लिए? मैम एक्सेप्शनल केस। यस, 4s1 3d5। 4s1 3d5 थोड़ा एक्सेप्शनल क्यों हुआ? वैसे देखा जाए तो 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए था। ये 4s2 3d3 है तो ये होना तो चाहिए था, बट इसका अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा डाल देती हूँ तो ये 3d5 में चला जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 का मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये 5 हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर लेता है तो यहाँ पे ये 1 हो जाता है। तो ये है नेचुरल स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम है ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से देखूं तो क्या हो गया? पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुके हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो गया है। मैंगनीज में क्या होता है? आर्गन रहेगा, ये एग्जैक्टली 3d5 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 4s2 अगेन हो जाएगा, क्योंकि इसका भी फुली फील्ड स्टेबिलिटी और इसका भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मैंगनीज। क्लियर है? अब यहाँ पे भी 5 के 5 रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक आपने क्या देखा? यहाँ तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है यहाँ तक, बट एक एक करके ऑर्बिटल भरते जा रहे हैं, कहीं पे पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा साइज में डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होती है, यही है ना, देख लो पहले एफई का कंफ्यूजन पहले चेक कर लो आप। एफई का कंफ्यूजन चेक कर लो पहले। क्लियर है? मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? ठीक है ना अर्पित? यस मैम। अच्छा, आयरन के बाद आ जाएगा कोबाल्ट का, आ जाएगा मेरा 27 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4s2 3d7 हो जाएगा, और एक पेयरिंग आ गया ना। अब 2 पेयरिंग स्टार्ट हो गए, 2 पेयरिंग बन चुके हैं। जब मैं निकल में जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? और एक पेयरिंग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं? निकल में चलेंगे 28, आर्गन है, 4s2 है, 3d8 है, और एक पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको वैसे भी बता सकती थी सिंपल तरीके से कि ऐसे रट लो आप, पर थोड़ा समझ जाओ। और एक पेयरिंग बढ़ गया। अच्छा, तो आपने क्या देखा? अप टू मैंगनीज खाली अनपेयर एक एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो रहे थे, कहीं पे पेयरिंग नहीं था। अप टू मैंगनीज कहीं पे पेयरिंग नहीं हुआ, तो खाली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा था, और साइज धीरे धीरे यहाँ से लेके स्कैंडियम से लेके लगभग क्रोमियम तक, मान लो मैंगनीज में भी लगभग सेम ही रहता है, वो साइज डिक्रीज हो जाता है। बट आयरन के आते ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। कोबाल्ट में 2 पेयरिंग, निकल में 3 पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ध्यान रहे, जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होता है रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। पेयरिंग स्टार्ट होते ही रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद साइज को फिर से डिक्रीज तो करना था, बट क्या है, पेयरिंग के साथ जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है तो डिक्रीज करने के बजाय क्या हो जाएगा?
साइज में फिर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे आयरन से लेके निकल तक सेम साइज होता है। काउंटर बैलेंस, न्यूक्लियर चार्ज को रिपल्शन काउंटर बैलेंस कर जाता है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? ये जो रिपल्शन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का वो काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो जो साइज को और घटना चाहिए था वो घटता नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम साइज हो जाता है। ड्यू टू द काउंटर बैलेंस ऑफ द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो जो साइज यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजेस, ठीक है, बट वहां से ये कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाता है। और कॉपर और जिंक में तो और भी पेयरिंग ज्यादा हो जाते हैं, कॉपर में तो और एक पेयर आ जाएगा, जिंक में तो टोटल पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग जो रिपल्शन जो एनर्जी है वो इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि यहाँ पे साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चे? आपको ये पता है when we move from left to right in a period what happens? साइज डिक्रीजेस। आपको पता है साइज डिक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होना भी चाहिए, यहाँ पे भी साइज डिक्रीज होता है, बट उसके बाद डिक्रीज नहीं होता है। उसके बाद कुछ एक के लिए वो सेम साइज का रह जाता है और उसके बाद फिर इतना डोमिनेट कर जाता है पेयरिंग का जो रिपल्शन है कि इन दोनों का साइज इंक्रीज हो जाता है फाइनल। तो इसीलिए बोला जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी के जो वेरिएशंस हैं थोड़े से इर्रेगुलर रहते हैं। क्यों इर्रेगुलर रहते हैं? कि एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में पेयरिंग जब स्टार्ट होता है तो रिपल्शन के चक्कर में भी काफी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, साथ में पोर शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी होता है। तो इसीलिए नॉर्मली जो वेरिएशंस दिखनी चाहिए वो वेरिएशंस नहीं दिखता है, थोड़े बहुत इरेगुलरिटीज भी हमें देखने को मिलती है। तो ये है साइज वाला आपका पूछा जाए तो साइज को लेके आप इस तरीके का साइज से लेके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, मोस्टली वही घिसा हुआ आता है, कैटलिस्ट है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, कलर्ड आयंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, बस इसी को लेके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। दूसरा आप थोड़ा सा इसको रख कर रही हूँ अभी, कमिंग क्लास से आपको फिर मैं ना सीधे प्रॉपर्टीज में लेके चलूंगी। निकल के बाद कॉपर, कॉपर का थोड़ा सा मुझे बताओगे? कॉपर कंफ्यूजन कौन बताएगा? आर्गन, उसके साथ कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन और यस आर्गन, आपको पता है एक तो क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिखाते हैं। क्या हो जाएगा? 4s2 3d9 होना चाहिए क्योंकि ये 4s2 3d8 है, तो होना तो चाहिए, बट ये फुली फिल्ड होने के लिए यहाँ से एक जंप कर जाएगा और ये 4s2 3d10 में रह जाएगा। ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर, 4s2 3d10। और 3d10 का मतलब आप समझ रहे हो ना बच्चे? क्या हो जाएगा 3d10 के चक्कर में? अगर मैं लूं तो सारे के सारे फिल हो जाएंगे, सारे के सारे प्रॉपर फिलिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा फिर हाफ फिल हो गया ना, तो यहाँ पे रिपल्शन स्लाइड, और जिंक के केस में तो जबरदस्त तरीके से रिपल्शन चलता है, 30 है ना, तो ये तो यहाँ पे भी 4s2 है, कंप्लीट है, और यहाँ पे भी 3d10 है, तो ये पूरे के पूरे जो है ना यहाँ पे पेयरिंग चलती है, यहाँ पे भी पेयर्ड है और यहाँ पे भी पेयर्ड पूरा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, तो जिंक के साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बना तो देती हूँ, दोबारा देखेंगे, जरूरत पड़ा तो फिर देखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि ये आपको पता चल चुका है कि स्काइनियम से लेकर क्रोमियम तक ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, हाफ फिल्ड हो चुका है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और उसके बाद मैंगनीज भी दिखते हैं, और
आयरन के केस में अगर मैं देखूं तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे पेयरिंग करके यहाँ पे पूरी पेयरिंग हो जाती है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा है पूरे में? कौन सा एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? आयरन सबसे ज्यादा And- अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैम क्रोमियम। स्कैंडियम। क्या है? यस। नहीं, मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे ज्यादा है? क्रोमियम है ना। ये भी एक अनपेयर्ड है, ये भी 5 अनपेयर्ड है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में। अब आप मुझे बताओ स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक ही तो है, ये तो पेयर्ड है ना। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे? 5। मैम 6। 6। ये भी तो अनपेयर्ड है ना, 4s1 है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर मैं देखूं तो कहाँ पे आ रहा है आपका? क्रोमियम के लिए आ रहा है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खूब ज्यादा होनी चाहिए। आपको पता है आयरन को मैग्नेट खींच लेता है, क्यों? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी है, फेरोमैग्नेटिक है। क्यों फेरोमैग्नेटिक है? क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये फेरोमैग्नेटिक है तो क्रोमियम का क्या हाल होगा? ये और ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं लेगा? इसके पास तो 6 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पे। yes मैम। मैंगनीज में फिर से 5 हो गया, आयरन में फिर से 4 हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कॉपर एंड जिंक में कॉपर का फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पे 4s को अगर मैं थोड़ा देखूं तो है, पर बाकी 3d10 पूरे भरे हुए हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। और जिंक तो टोटली कंप्लीट है ना। क्लियर है? तो ये क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा जिंक? नो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, कंप्लीटली फिल्ड है। मैम, तो क्रोमियम और आयरन में से कौन ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? क्रोमियम ज्यादा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेगा। मैंगनीज भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेता है। क्लियर है बच्चे? बट वी गो बाय अवेलेबिलिटी एट अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रहा है ना? हम अवेलेबिलिटी को चेक करके ही चीजें को देखते हैं। जिसकी अवेलेबिलिटी कम है, आयरन की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हर एक मैग्नेट में आप क्या यूज करते हो? मोस्टली आयरन को इफेक्ट बना के वहां पे ले ली जाती है, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। और ध्यान रहे, थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है इतना फिर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज बता दिया है, ध्यान रहे। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर्ड आयन देते हैं। क्या देते हैं? कलर्ड आयन इज फॉर व्हाट? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक जो है, क्या वो कलर्ड आयन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? आपको बोलेंगे कॉपर, आपको कलर्ड आयन की मैं बात जब कर रही हूँ तो आपको बोलेंगे Mn2+ है, जिंक 2+ है, कॉपर प्लस है, कॉपर 2+ है, और आपको क्रोमियम भी ले लो, आप 3+ भी ले लो, कुछ भी आपको जैसे जो भी देंगे आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बोलेंगे कि कलर्ड आयन जो बनता है ना, कलर्ड आयन के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एम्प्टी हाफ फिल्ड और डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्ड आयन के फॉर्मेशन के लिए। मैंगनीज 2+, मैंगनीज 2+, अभी आपको खाली मैंने कंपाउंड पढ़ाया है, आपको ये चार्जेस वगैरह का नहीं बताया है मैंने। जब चार्जेस बनते हैं, इसका मैंगनीज 2+ का मतलब क्या है कि ये मैंगनीज 2 है, इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे मैंगनीज में तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यस, आर्गन 4s0 3d5।
बहुत अच्छा। आर्गन 4s0 3d5 का मतलब है आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन 2 निकल के बाहर चले जाएंगे, यहां से निकालने की जरूरत नहीं। तो 4s0 3d5 अगर होगा दैट मींस मैंगनीज का 4s0 3d5 अगर होगा तो मुझे थोड़ा बताना मैंगनीज 2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और कितने हैं? 5 है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया 5 पूरा ना, तो 5 ही रहेंगे। इसका मतलब है ये अच्छा खासा कलर्ड आयन प्रोड्यूस करेगा। हाफ फील्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ चुके हैं मैंगनीज में, ठीक है। जिंक 2+, जिंक 2+ में क्या हो जाएगा, ये जिंक का है, जिंक 2+ में 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। अब इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इसका मतलब है ये कलर्ड आयन देगा क्या, जिंक 2+ नहीं देगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो कलर्ड आयन के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके बीच ट्रांजिशन चलता है, डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। वो एनर्जी लेते हैं, ट्रांजिशन पे जाते हैं, और जब बैक करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री कलर को रिलीज करते हैं, शो करते हैं, जिसकी वजह से वो कलर दिखता है। कॉपर प्लस, कॉपर प्लस में 4s0 हो जाएगा और 3d10 रहेगा, मतलब ये भी कलर्ड नहीं। तो जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा वहां पे कलर आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी और एक बात, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात चल रही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है तो वो विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो क्रोमियम और मैंगनीज ले लेगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चला जाएगा, अच्छा खासा दिखाएगा। बोलेंगे कॉपर और जिंक क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, इनके पास तो फुली फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक में क्वेश्चन यहाँ से आता है जो भी है। फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे, आगे का क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो प्रॉपर कॉपी पेन लेके लिखना हर एक क्वेश्चन को। जब डिस्कशन करेंगे, इसके लिए ऑफलाइन क्लास में डिस्कशन कराऊंगी आपकी मैं, तो ये फिर आपको लिखवा दूंगी कि किसके लिए क्या रीजनिंग देनी है, किसके लिए किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। दूसरा इसके लिए और एक पॉइंट क्या जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास इतने सारे डी ऑर्बिटल एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहते हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, काफी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, क्योंकि इसके पास एस के साथ साथ बी भी है। इसका मतलब है इसके पास इसके 5 और उसके पास 7 ऑर्बिटल खाली, 5 और वहां पे 6 ऑर्बिटल पूरे खाली रहते हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कई बार वैकेंट भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है बच्चे? तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, अब ये एनफ नहीं है, मुझे और भी आपको पढ़ाने हैं। एटलीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, एटलीस्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, और साथ में कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो है, दीज आर वोलेटाइल मेटल्स, एक्सप्लेन बोला जाएगा। दीज आर हार्ड मेटल्स, रेस्ट आर हार्ड मेटल्स, एक्सप्लेन क्यों हार्ड मेटल्स होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है, उसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आज एक दिन में सारा नहीं मैं आपको बताऊंगी। आज आपको मैंने कन्फिगरेशन लिखवा दिया है, इस कन्फिगरेशन को अच्छे से एक बार घर में दोबारा अगर हो सके तो भी लिख देना। ठीक है, लिखोगे तो हाथ खुलेंगे ना, तो आप और थोड़ा बेटर आपका हो जाएगा। आयंस बना के आयंस का भी कन्फिगरेशन हो सके तो एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और कमिंग क्लास आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो क्या करूंगी, ओनली हो गया, ये हो गया लगभग मेरे ख्याल से। बाकी इसके 2 कंपाउंड है डी ब्लॉक में, पोटेशियम परमांगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रिपरेशंस पूछी जाती है, थोड़े हाफ रिएक्शंस उसके अंदर आते हैं। वो पढ़ाने के बाद डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज बता दूंगी कमिंग क्लास, सोच रहे हो प्रॉपर्टीज बता दूंगी साथ साथ, और आपका फिर वो जो है ना कंपाउंड भी, जो 2 कंपाउंड है उसको भी पढ़ा दूंगी, एक साथ हो जाएगा। किसी को अगर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, पिछले साल वाले भी वो रखा है शायद मेरे पास, होगा रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो बाकी प्रॉपर्टीज जो है मैं अलग से यहाँ पे पॉइंट बना के बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी, मैं एक्सप्लेन करके एग्जैगरेट करना नहीं है। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए क्या रीजन दोगे, इसके लिए क्या रीजन दोगे, बस इस तरीके से लिखवा दूंगी आप। ठीक है बच्चे, देख लो आज समझ में आया कि नहीं, क्लास क्लियर थी कि नहीं, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am.
ठीक है, और इजी चैप्टर है, अगर थोड़ा सा अगर आप समझ जाओगे ना तो ये आप वही क्वेश्चंस आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने देखा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए, वही सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें से। तो ये तो पूरा रट के जाना है, आप रट लेना पूरा जाने से पहले एग्जाम देने से। ठीक है, और बाकी कल जो ऑफलाइन वाले बच्चे आए थे वहां पे आपको मैंने अमाइंस के कुछ होमवर्क हार्ड कॉपी दिए थे, शीट वर्कशीट दिए थे, जो आप करोगे उसमें लगभग आप काउंट करना 100 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चों का तो हाल बहुत ही बुरा है, उनको तो आईपैक नेमिंग तक भी नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा सा अच्छे से आप घर में प्रैक्टिस करो, कमिंग क्लास फिर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस मुझे करवाना है। क्लास में बैठ के सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, आप घर में टाइम देके ना उसे सॉल्व करके आओ। मैम ठीक हमें भी है, दोगे कल आके? हाँ हाँ, कल कल आपको दूंगी ना मैं, तो मतलब आप वीडियो टेस्ट बना के चलेगा रख। ना हमारा? क्या चलेगा बच्चे? एज अ टेस्ट लोगे ना मैम उससे आप? नहीं टेंस नहीं, आपको वहां पे मेरे सामने बैठ के आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। जितना जो बच्चा जितना, कोई बच्चा अगर एक क्लास में 40-50 क्वेश्चन कर लेता है बहुत तो अच्छी बात है, कोई बच्चा 20 क्वेश्चन पे रह जाता है, तो फिर आप जब मैं वहीं पे रहूंगी ना आपके साथ, आप मुझे डाउट पूछते जाना। बाकी आर्यन में आंसर्स आपके पास है तो आप आर्यन कर सकते हैं। आर्यन पहले पूरा आर्यन डन करने के बाद ये वर्कशीट करोगे तो फायदा होगा, आपको समझ में आएगा। वर्कशीट वर्कशीट क्वेश्चन के इस टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो पूरा मास में क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप आर्यन कर लेते हो और उतना क्वेश्चंस करके जाते हो तो एमआईएस क्वेश्चन आप एटलीस्ट छोड़ के नहीं आओगे, एग्जाम में जो भी आता है आप करके आओगे। तो मैम ज्यादा तो आपको मैंने तो करवा ही, डी और एफ भी करवाओगे और आप वो क्वेश्चंस भी नहीं करवाओगे? नहीं नहीं, देखो डी एंड एफ ब्लॉक ना खाली ऑनलाइन चलेगा, घर से लूंगी मैं। ओके मैम। ठीक है, हाँ, वो वहां पे मैं आ रही हूँ ओनली रिविजन क्लास के लिए आ रही हूँ ऑफलाइन। क्लियर करके चैप्टर हम खत्म करेंगे। एक बार मेरा अमाइंस हो जाएगा डन पूरा, वहां पे रिविजन करा दूंगी तो फिर मैं जाऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके मैम। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो आपको घर में करना है ये 100 क्वेश्चन, आप मेरे साथ बैठ के कैसे कर सकते हो? आपको आंसर्स चाहिए क्या? जो आपको मैंने असाइनमेंट दिए हैं उसके आंसर्स भी भेज दूं क्या? नो मैम, पहले हम ट्राई बट कर लेते हैं उसके बाद हाँ, भेजना। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि पहले मेरे साथ आप कल्टीवेट करके वहां पे करो, फिर आपको एग्जाम के टाइम में आपके पास तो असाइनमेंट पड़ी रहेगी ना, एग्जाम के टाइम में मैं क्या करूंगी, फिर सबके आंसर्स भेज दूंगी पूरा। फिर आप आराम से एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो सबके आंसर्स भी साथ में